पूछ रहे थे लगातार कि आपका जो कार्यक्रम है ये शक्ति प्रदर्शन के लिए कार्यक्रम है क्या? भैया, उपेंद्र कुशवाहा को शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत पड़े तो यह मिलर हाई स्कूल, बेली रोड और आर ब्लॉक का इलाका ही नहीं, पूरा पटना गांधी मैदान में कार्यक्रम करके हमारे लोग भर सकते हैं। शक्ति प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो ताकत खड़ी है वह ताकत उपेंद्र कुशवाहा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सम्मान में हमेशा तत्पर रहती है। इसलिए आवश्यकता पड़ने पर वही लोग हमारे सम्मान की रक्षा करते हैं, हमको अपने सम्मान की चिंता नहीं करनी पड़ती है। और न सिर्फ बिहार बल्कि देश दुनिया के लोगों ने देखा, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो काराकाट के लोग जितने चिंतित नहीं थे, अगल बगल के जिलों के लोग चिंतित थे कि काराकाट में क्या हो रहा है। जो कुछ भी काराकाट में हुआ, अगल बगल के लोगों को लगा कि यह तो कहीं न कहीं हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो बक्सर, भोजपुर, कैमूर, जहानाबाद, पटना, सब जगह के लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा के सम्मान की रक्षा स्वयं की। उपेंद्र कुशवाहा को खुद सम्मान की रक्षा नहीं करनी पड़ी। हम इस काम के लिए राजनीतिक प्रदर्शन नहीं करते हैं और न अभी आज के दिन में आप सब लोगों को इस बात के लिए हमने बुलाने का काम किया है। हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, हमेशा हमने मुद्दों की राजनीति की है। अभी जिस मुद्दा की चर्चा हम यहां कर रहे हैं, करने वाले हैं, इस मुद्दा का संबंध बिहार विधानसभा चुनाव से बिल्कुल नहीं है। इस मुद्दा का संबंध राष्ट्रीय स्तर पर है। बिहार के साथ 50 साल से जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ हम खड़ा होना चाहते हैं। इसका बिहार विधानसभा चुनाव के साथ कोई संबंध नहीं है। हमारा यह कार्यक्रम चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं है। संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार, हम इसकी बात पिछले 3-4 महीनों से कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने तय किया कि इस बात को लेकर हम बिहार भर में अभियान चलाएंगे। पार्टी ने तय किया कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में हम रैली करेंगे। पहली रैली हमने शाहबाद के इलाके में विक्रमगंज में की, दूसरी रैली हमारी मुजफ्फरपुर में हुई, तीसरी रैली मगध की धरती पर गया जी में हुई और चौथी रैली अभी पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में हो रही है। चुनाव अब सामने है। अब आगे का काम चुनाव का काम है, उसमें हमारे साथी लगेंगे, आप सब लोगों को लगना है। लेकिन जिस मुद्दा को लेकर हम चले हैं, इस मुद्दा से संबंधित अभियान का समापन आज नहीं है। हम चुनाव तक के लिए इसको स्थगित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद परिसीमन सुधार का विषय हमारा फिर आगे जारी रहेगा, अभियान हमारा आगे जारी रहेगा। तो हम मुद्दों की बात हमेशा करते हैं, हम चुनाव को ध्यान में रखकर सिर्फ कार्यक्रम नहीं बनाते हैं। इस विषय पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज इतना अच्छा संयोग है, 5 सितंबर मीडिया के कई साथियों ने मुझसे यह भी सवाल किया कि 5 सितंबर के दिन का ही आपने क्यों चुनाव किया। बहुत सोच समझकर हमने चुनाव किया है इस दिन का। और 5 सितंबर का ऐतिहासिक दिन
जब भी उपेंद्र कुशवाहा याद करता है तो उपेंद्र कुशवाहा को प्रेरणा मिलती है, ताकत मिलती है, अंदर से साहस मिलता है। पिछले साल जब राज्यसभा की सदस्यता के लिए मेरा नाम चयनित हुआ तो 5 सितंबर से 5-7 दिन पहले पिछले साल राज्यसभा सचिवालय से मुझको फोन आया कि 4, 5, 6, 7 सितंबर में से कोई एक दिन बताइए, आप अपनी सुविधा के अनुसार जिस दिन आप शपथ ग्रहण करेंगे। हमने बिना सोचे कहा कि 5 सितंबर को करेंगे और 5 सितंबर को पिछले साल हमने राज्यसभा सदस्यता के लिए शपथ ग्रहण पार्लियामेंट में लेने का काम किया। 5 सितंबर शहीद जगदेव बाबू की शहादत का दिन है। आज हम उनको याद भी करते हैं। हमारी पार्टी विचारधारा की बात करती है। आपको याद होगा, बिहार के लोगों को याद होगा, जब पहली बार पार्टी हमने बनाई थी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा गठित की थी, तो पहला कार्यक्रम नमन यात्रा के रूप में हमने किया था। विरासत बचाओ नमन यात्रा उस कार्यक्रम का नाम था। तो हमारी पार्टी जहां एक तरफ विरासत को बचाने बढ़ाने की भी बात करती है, वहीं दूसरी ओर हम विकास और बिहार की समृद्धि कैसे बढ़े इसकी भी बात करते हैं। हमारे लिए विरासत और विकास, और बहुत सरल शब्दों में कहें तो लोगों के लिए इज्जत और रोटी, दोनों मोर्चा पर हमारी पार्टी काम करती है। तो विरासत को बचाना हमारा धर्म है, हमारी पार्टी की ड्यूटी है। जगदेव बाबू को याद करते हैं तो वह विरासत हमको ध्यान में आता है। इसलिए हमने 5 सितंबर के दिन का चुनाव किया है। जगदेव बाबू ने भी कभी अपने जीवन काल में संघर्ष किया था। जिस तरह से आपके सहयोग से हम भी निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, जगदेव बाबू ने संघर्ष किया था। और जगदेव बाबू की बहुत सारे लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि जगदेव बाबू ने अपने छोटे से कार्यकाल में 2 पिछड़ा समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। स्वयं चाहते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन नहीं, पिछड़ा समाज के 2 व्यक्ति को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। जब सरकार बनी थी, डॉक्टर लोहिया के सपना के हिसाब से, अभियान के हिसाब से गैर कांग्रेसी सरकार देश में पहली बार बनी, बिहार में भी बनी। और उस सरकार में जगदेव बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, बीपी मंडल जी जैसे लोग शामिल थे। महामाया बाबू के नेतृत्व में सरकार बनी थी। लेकिन महसूस किया जगदेव बाबू ने कि उस सरकार की कथनी और करनी में अंतर है, तो उन्होंने वहां से इस्तीफा किया, वहां से हट गए। और हटने के बाद जो विधायक दल था उस वक्त, उसमें ब्रेक हुआ, अलग से एक ग्रुप बना और उस ग्रुप के नेता के रूप में जगदेव बाबू स्वर्गीय बीपी मंडल साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। बीपी मंडल साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन संवैधानिक अड़चन था उनके मुख्यमंत्री बनने में। लगातार 6 महीना तक कोई व्यक्ति बिना सदन में रहे हुए मुख्यमंत्री या मंत्री पद पर रह सकता है। तो 6 महीना का कार्यकाल उस समय की सरकार में बीपी मंडल साहब ने पूरा कर लिया था। उस वक्त किसी सदन के सदस्य नहीं थे, तो गवर्नर साहब ने, तत्कालीन राज्यपाल ने कहा कि हम इनको शपथ दिलाने में हमको दिक्कत है, हम शपथ नहीं दिला पाएंगे क्योंकि किसी सदन के सदस्य नहीं हैं फिलहाल, और 6 महीना तक मंत्री रह चुके हैं। तब जगदेव बाबू ने बीच का रास्ता निकाला और सही सतीश प्रसाद सिंह, जिनको 2 दिन 3 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके नेतृत्व में तब सरकार बनी। जगदेव बाबू ने सतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाया, 2-3 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। अब बहुत लोग वही 2-3 दिन देखकर अपना सीना चौड़ा करते हैं
कि हमारा भी इतिहास में नाम हो गया, बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। अरे भैया, आपका तो स्वर्ण काल रहा है। आपकी ख्याति तो शासक के रूप में बिहार क्या, देश से बाहर आज जो देश का नक्शा है उससे कई गुना बड़ा हिस्सा में साम्राज्य रहा है, वह शासन रहा है। तो उतने बड़े साम्राज्य की विरासत के लोग हैं और 2 दिन 2.5 दिन मुख्यमंत्री बनने पर गर्व करते हैं। मुझको यह बात बहुत ठीक नहीं लगती। भाइयों और मित्रों, वह विषय अलग है, लेकिन सतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाने का काम जगदेव बाबू ने किया और फिर जो सरकार बनी उस सरकार के माध्यम से बीपी मंडल साहब को विधान परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत करने की अनुशंसा हुई। राज्यपाल जी ने उनको एमएलसी के रूप में बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत किया। फिर मुख्यमंत्री के रूप में बीपी मंडल साहब ने ओथ लिया, शपथ ग्रहण लिया। तो सतीश बाबू को भी मुख्यमंत्री बनाने वाले, स्वर्गीय बीपी मंडल साहब को मुख्यमंत्री बनाने वाले जगदेव बाबू चाहते तो स्वयं भी मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन विचारधारा को बढ़ाना चाहते थे, विचारधारा को बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, शोषित समाज दल पार्टी बनाई थी। जगदेव बाबू का निधन, अगर जिस तरह से उनकी हत्या हुई उस तरह से उनका निधन नहीं हुआ रहता तो आगे चलकर शोषित समाज दल और मजबूत पार्टी के रूप में उभरता। लेकिन जो कुछ भी हुआ, प्रकृति को यह बात मंजूर नहीं थी, उनकी हत्या हो गई और शोषित समाज दल का रास्ता वहीं का वहीं रुक गया, वहीं का वहीं रुक गया। क्योंकि उस वक्त तक शोषित समाज दल में जगदेव बाबू के बाद कौन उत्तराधिकारी हो यह बात तय नहीं हुई थी। कौन व्यक्ति उनके बाद उस पार्टी को उस विचारधारा के साथ चला पाए यह तय करने का उनको मौका नहीं मिला था। क्योंकि अचानक से चले गए हमारे बीच से, उनकी हत्या हो गई। अगर उनकी मृत्यु अकाल उस तरह से नहीं हुई होती, सामान्य मृत्यु से अगर उनकी मौत होती बाद के दिनों में, तो मेरा पक्का भरोसा है कि जिस तरह की सोच के थे जगदेव बाबू, निश्चित रूप से 5-10 साल में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति को, उस विचारधारा से लैस व्यक्ति को अपने बाद के लिए उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत जरूर कर दिए होते, लेकिन नहीं कर पाए। अचानक चले गए। विडंबना जिसके चलते शोषित समाज दल समाप्त हो गया। शोषित समाज दल अगर जगदेव बाबू कुछ दिन और रहते, अपने उत्तराधिकारी का चयन करके और सामान्य मृत्यु से उनकी मौत हुई रहती, तो शोषित समाज दल विचारधारा के आधार पर आज भी बिहार में सबसे मजबूत पार्टी के रूप में रहता, आज भी मजबूत पार्टी के रूप में रहता। आज जो इस विचारधारा के इर्द गिर्द चलने वाली पार्टी है, सबसे मजबूत पार्टी, फिर बाकी पार्टी की जरूरत ही नहीं पड़ती। राष्ट्रीय लोक मोर्चा बनाने की जरूरत उपेंद्र कुशवाहा को नहीं पड़ती। हाँ, बाद में चलकर उसी पार्टी के नेता लालू यादव हो सकते थे, उसी पार्टी के नेता नीतीश कुमार हो सकते थे, लेकिन पार्टी वही रहती। लेकिन अचानक चले गए, अपना उत्तराधिकारी बनाने का वक्त ही उनके पास नहीं था। तो भाई और मित्रों, इसलिए हम बार बार बोलते हैं, कई लोगों को यह बात अटपटी लगती है। मैं आज भी इस मन से कह रहा हूं, मेरे पीछे बाउंड्री वॉल के पीछे पार्टी कार्यालय में बैठे हुए लोग सुन रहे होंगे। मैं कहना चाहता हूं, उत्तराधिकारी उसी विरासत का होना चाहिए जिस पार्टी को कोई भी आगे बढ़ाना चाहते, और समय रहते अगर नहीं तय होगा तो शोषित समाज दल जिस रूप में समाप्त हुआ, नुकसान उस रूप में भी हो सकता है। तो जगदेव बाबू का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था उनका। संयोग ऐसा है कि आज शिक्षक दिवस भी है।
हम जहां एक तरफ विरासत बचाने की बात, बढ़ाने की बात करते हैं, वहां विकास के लिए, गरीब लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, समाज में जो विषमता है उस विषमता को समाप्त करने के लिए आर्थिक समृद्धि की भी बात करते हैं। और उसके लिए पहली आवश्यकता है, बिहार में चाहे जिस घर के बच्चे हों, गरीब हो, अमीर हो, जिस जाति के हों, जिस धर्म के हों, सब लोगों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। तो शिक्षा हमारा मूल मुद्दा में शामिल विषय है। तो आज शिक्षक दिवस भी है, तो इस अवसर पे मैं आप सब लोगों को भी शिक्षक दिवस की शुभकामना देता हूं। लेकिन हम जब शिक्षा की बात करते हैं तो दुनिया के स्तर पर आज शिक्षा की क्या स्थिति है? दुनिया के स्तर पे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय आ गया। अब शिक्षण संस्थानों में एआई का उपयोग हो रहा है। एक प्राइवेट एजेंसी ने, जो देश से बाहर की एजेंसी है, अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के आधार पे दुनिया के जो बड़े देश हैं, जो विकसित देश हैं, उन देशों में 60% के लगभग यूनिवर्सिटीज और कॉलेज एआई का उपयोग करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं। अब तो हम आज शिक्षक दिवस है, लेकिन अब जो आगे आने वाले दिनों में जिसकी शुरुआत हो चुकी है, अब शिक्षक हमारे आपके जैसा कोई व्यक्ति की जगह, मानव की जगह रोबोट शिक्षक का काम करेगा। रोबोट शिक्षक का काम करेगा जो दुनिया भर की जानकारी से लैस होगा और बच्चों को ही शिक्षा देने का काम करना पड़ेगा। हमको उससे टक्कर लेना पड़ेगा, हमको उससे मुकाबला लेना पड़ेगा। और वैसे शिक्षकों को, मानव जो आदमी है, उसमें इस तरह की गुणवत्ता लाकर उस स्तर का शिक्षक हमको बनाना पड़ेगा, उस स्तर का शिक्षक बनाना पड़ेगा। तब जाकर दुनिया के मुकाबले हम अपने बच्चों को खड़ा कर पाएंगे। हम अपने बच्चों को अगर दुनिया के मुकाबले ले जाना चाहते हैं तो उस मुकाबले हमको खड़ा करना पड़ेगा। और जब इस मुकाबले खड़ा करना पड़ेगा, हम भारत सरकार में मंत्री थे, सिर्फ बिहार नहीं, बिहार से बाहर भी कई राज्य में जाते थे। स्कूल में, स्कूली शिक्षा मैं उस वक्त देख रहा था, विद्यालय में जाते थे, खासकर सरकारी विद्यालय में या बहुत सारा प्राइवेट विद्यालय में भी। वहाँ बच्चों से सवाल करते थे कि बताओ कि पढ़ लिख कर क्या सपना है तुम्हारा, क्या बनना चाहते हो? तो आज तक एक बच्चा भी नहीं मिला जिसने यह कहा हो कि पढ़ लिख कर हम शिक्षक बनना चाहते। किसी ने कहा डॉक्टर बनना चाहते, किसी ने कहा इंजीनियर बनना चाहते हैं, किसी ने कहा कि साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, किसी ने कहा कि सेना में भर्ती होकर देश के लिए लड़ना चाहते हैं, इत्यादि इत्यादि सब कुछ कहा। लेकिन शिक्षक बनना चाहते हैं किसी ने नहीं कहा। भाई और मित्रों, ऐसी स्थिति क्यों है? विकसित राष्ट्र जो दुनिया के हैं वहां ऐसी स्थिति नहीं है। वहां प्राथमिकता होती है बच्चों के लिए कि हम शिक्षक बनेंगे। तो कहीं ना कहीं यह गिरावट आई है। यह गिरावट बाद के दिनों में आई है। पहले जितना शिक्षकों का सम्मान था हमारे समाज में, सरकारी स्तर पे या समाज के स्तर पे, आज उतना सम्मान नहीं है। तो शिक्षकों की साख को भी लौटाने का काम करना है। लेकिन शिक्षकों की यह साख लौटाने में सरकार की भी भूमिका होगी, सरकार की भी भूमिका होगी। सरकार की भूमिका के बगैर हम बच्चों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। आज जो बच्चा भी कंपटीशन की तैयारी करता है, चाहे गांव में रहकर हो, पटना में रहकर हो, दिल्ली में रहकर हो, वह सबसे पहले आईएएस, आईपीएस या बीपीएससी करके अलग अलग राज्यों के सर्विस कमीशन में बैठ करके और प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहता है। प्रशासनिक सेवाओं में जाना उसकी प्राथमिकता होती है। डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, इत्यादि बनना चाहता है। और नहीं कुछ मिला, अंत में किसी भी कंपटीशन में नहीं जा पाया, तब अंत में आकर के वह शिक्षक पात्रता परीक्षा देता है, नेट देता है, टेट देता है, एसटीटी देता है, सीटीटी देता है। और सभी जगह से नाउम्मीद होकर जो बच जाता है वही गांव में या शहर में सरकारी स्कूल के शिक्षक बनते हैं, वही शिक्षक बनते हैं। भाई और मित्रों, इस स्थिति में बदलाव लाना पड़ेगा। शिक्षक का जो पोस्ट है उसमें भी उसी तरह का आकर्षण देना पड़ेगा जो आकर्षण बाकी जगह है।
विभिन्न राज्यों की सरकारों का दायित्व है। हम सिर्फ बिहार के बारे में नहीं कह रहे, देश के विभिन्न राज्य के सरकारों का दायित्व है और केंद्र सरकार का दायित्व है कि ऐसा इंतजाम हो, शिक्षकों के पदों के प्रति ऐसा आकर्षण, जो काम सरकार के जिम्मे है उस काम को करते हुए करे, ताकि कोई बच्चा बाकी चीज बनने के पहले शिक्षक बनने के लिए तैयार हो, वह कहे कि हम शिक्षक बनना चाहते हैं, गर्व से कहे कि हम शिक्षक बनना चाहते हैं। यह काम भी जहां तक हमारी ताकत है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ताकत है, हम इस बात को लेकर भी चल रहे हैं, हम इस बात को लेकर भी चल रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में सत्ता में भी जितनी ताकत हमको मिल पाएगी, उस ताकत का पूरा इस्तेमाल बिहार के गरीब बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा कैसे हो, शिक्षकों का सम्मान कैसे लौटे, इस काम में हम लगाने का काम करेंगे। यह अभियान हम आज से हमने नहीं शुरू किया। हम कभी सत्ता से बाहर होते हैं, रोड पर होते हैं, तब भी हमारा मुद्दा वही रहता है। हम सत्ता में जाते हैं तब भी हमारा मुद्दा वही रहता है। और यह हम बात बोलकर नहीं, हमने करके दिखाया है, आपके सहयोग से किया है। जब हम भारत सरकार में मंत्री थे तब बिहार में हम शिक्षा में गुणवत्ता कैसे आए, इस बात का अभियान चला रहे थे। और हमको आज बेहद खुशी है कि जो मुद्दा शिक्षा के संदर्भ में हम उस समय ला रहे थे, जो डिमांड राज्य की सरकार से कर रहे थे, 25 सूत्री मांग पत्र हमारा था, ऊपर से 1, 2, 3, 4 उन तमाम मांगों को आज बिहार की राज्य की सरकार ने धीरे धीरे लागू करना शुरू कर दिया है, मानना शुरू कर दिया है। तो इस बात के लिए हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का बहुत धन्यवाद भी करना चाहते हैं। अनेक निर्णय राज्य की सरकार ने लिया है शिक्षा के संदर्भ में, हर दिन निर्णय हो रहा है। हमने हाल में जो वाल्मीकि नगर में अपनी पार्टी का कार्यक्रम किया था, उसमें भी और कुछ डिमांड हमने जोड़ने का काम किया। छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए हमने कहा, जो स्टूडेंट को लोन मिलता है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, अब फीस सब जगह बढ़ गई है, अलग अलग संस्थाओं में, और 4 लाख रुपया ही लोन, इसको बढ़ाया जाना चाहिए, हमने डिमांड किया था। मुझको खुशी है कि राज्य की सरकार ने हमारी मांगों के अनुकूल 4 लाख को बढ़ा करके 10 लाख करने का काम किया है। तो इस बात के लिए भी हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। हम वहां उस समय वाल्मीकि नगर में हम लोगों ने और भी बहुत सारा डिमांड किया था, लेकिन उसमें एक यह भी था, जो नौजवान हैं बिहार के, उनको उनका हक अधिक से अधिक मिले, कोई दूसरा राज्य का नौजवान छात्र आकर उनकी हकमारी न करे, इसके लिए डोमिसाइल नीति राज्य की सरकार को लाने का काम करना चाहिए। हमने वाल्मीकि नगर से यह बात कही थी। बार बार हमने कहा कि बिहार के नौजवानों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, शिक्षकों के रूप में जो बहाली हो रही, दूसरे राज्य के बच्चे आकर यहां नौकरी पा रहे और हमारे बच्चे नौकरी से वंचित हो रहे। हमने बार बार कहा, लेकिन असर हुआ, राज्य की सरकार पर सकारात्मक असर हुआ और मुख्यमंत्री जी ने निर्णय ले लिया कुछ दिन पहले कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होगी और बिहार के बच्चों की हकमारी नहीं हो पाएगी। तो हम निरंतर इस काम को करते रहें। हमारे लिए नौजवानों की समस्याओं का हल कैसे निकले, अच्छी से अच्छी शिक्षा उनको कैसे मिले, ताकि दुनिया के नौजवानों के मुकाबले खड़ा हो पाए, यह भी हमारी चिंता का विषय है। हम आज देख रहे हैं कि भारत सरकार के सहयोग से, हमारे प्रधानमंत्री जी के सहयोग से, मुख्यमंत्री जी के सहयोग से निश्चित रूप से नौजवानों को अवसर मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले स्टार्टअप शब्द शायद ही किसी ने सुना होगा। जो लोग उस महकमा के होंगे, उस सेक्टर के होंगे, वही लोग जानते होंगे, लेकिन आम आदमी स्टार्टअप शब्द कभी नहीं सुना होगा। लेकिन स्टार्टअप प्रधानमंत्री जी ने उसको अपने एजेंडा में शामिल किया
केंद्र सरकार के एजेंडा में शामिल किया और नौजवान अब स्टार्टअप की ओर जा रहे हैं। न सिर्फ देश के नौजवान, बिहार के नौजवान भी, लगभग 5000 बिहार के यूथ आज स्टार्टअप तक पहुंच गए हैं, स्टार्टअप में लग गए हैं। देश के जो दूसरे राज्य हैं उनके मुकाबले हम पीछे हैं, यह बात ठीक है, लेकिन हमारा नौजवान भी वहां तक जा रहा है, यूथ जा रहा है। तो हमारे यहाँ जो नौजवान हैं उनके अंदर कोई मेरिट की कमी नहीं है, उनके अंदर क्षमता का अभाव नहीं है। उनको भी मौका मिले तो स्वर्ग में सीढ़ी लगाने का काम बिहार का नौजवान कर सकता है, कर सकता है। तो यह मौका धीरे धीरे मिल रहा है। जहां तक हमारी ताकत, हमारी पार्टी की ताकत आगे आने वाले दिनों में सत्ता में बढ़ेगी, हम उस ताकत का इस्तेमाल बिहार के नौजवानों के हक को दिलाने में भी पूरा इस्तेमाल करने का काम करेंगे। तो भाइयों और मित्रों, हमारी पार्टी का तो नारा ही है, जय किसान जय नौजवान। हम किसानों की भी बात करते हैं, नौजवानों की भी बात करते हैं। हम जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जगदेव बाबू को याद कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की सबसे मुखर आवाज उस समय जगदेव बाबू थे। सामाजिक न्याय की सबसे मुखर आवाज उस समय जगदेव बाबू थे। तो सामाजिक न्याय की जब हम बात करते हैं तो समाज में जो वंचित लोग हैं, चाहे जिस जाति के हों, जिस धर्म के हों, हम सब की बात करते हैं, सबके बीच समानता लाने की बात करते हैं। हम किसानों की समृद्धि की भी बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण की भी बात करते हैं। तो हर तरह से हमारा एजेंडा, हर तरह से हम मुद्दों की बात करते हैं भाइयों और मित्रों। इसलिए आगे आने वाले दिनों में इस विषय को लेकर हमको आगे बढ़ते रहना है। आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। आज जो विषय है, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले, क्योंकि हम विरासत की बात बार बार कर रहे हैं, जगदेव बाबू का नाम बार बार ले रहे हैं, भाइयों और मित्रों, उस विरासत को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका थी। बिहार में जो एक शासन चलता था, सम्राट अशोक का नाम दुनिया भर के लोग आज लेते हैं। हमारी प्रतिष्ठा, न सिर्फ बिहार की प्रतिष्ठा बल्कि हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा, भारत की प्रतिष्ठा अगर दुनिया भर में है तो उसमें सम्राट अशोक के कारण भी आज भी वह प्रतिष्ठा, इसकी चर्चा होती है। जब हम उन दिनों को याद करते हैं, हम उन दिनों को याद करते हैं, जब हम उन दिनों की याद करते हैं तो वह शासन कहां से चलता था, वह साम्राज्य कहां से चलता था। उस साम्राज्य की सीमा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा कहां कहां तक सीमा थी, अफगानिस्तान कहां कहां तक थी, लेकिन चलता कहां से था, इसी पटना की धरती से, जो उसको उस समय हम लोग पाटलिपुत्र की धरती कहते थे, यहीं से वह साम्राज्य चलता था। हम जब उसको याद करते हैं तो न सिर्फ महापुरुषों की जयंती पर, उनकी पुण्यतिथि पर हम याद करें, बल्कि ऐसी स्थिति बने कि रोज हम उनको याद करें, बिना याद किए हुए उनको हम याद करते रहें, अनजाने याद करते रहें, इसकी जरूरत है। और इसी के लिए हमने बार बार कहा है कि पटना का नाम, जिस तरह से कलकत्ता का नाम कोलकाता हो सकता है, बंबई का नाम मुंबई हो सकता है, मद्रास का नाम चेन्नई हो सकता है, तो क्या पटना का नाम पाटलिपुत्रा नहीं हो सकता है? तो पटना का नाम पाटलिपुत्रा हो, यह भी हमारी मांग है। हम पहले से इस मांग को उठाते रहे हैं, पहले से उठाते रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में आज भी हम आग्रह करते हैं इस मंच से, राज्य की सरकार से, कि राज्य की सरकार पटना का नाम पाटलिपुत्र करने का प्रस्ताव अविलंब ले, भारत सरकार को भेजे। आवश्यकता अनुसार भारत सरकार कार्रवाई करेगी, फिर हम लोग वहां भी देखेंगे। लेकिन राज्य की सरकार के जिम्मे में जितना काम है राज्य की सरकार करे। हम फिर दोहराएंगे कि आगे आने वाले दिनों में जितनी ताकत आप दीजिएगा, बिहार के लोग देंगे, तो इस मांग को पूरा कराने की दिशा में भी उस ताकत का इस्तेमाल करने का काम हमारी पार्टी करेगी।
तो ऐसे तमाम मुद्दों की हम बात करते हैं। कुल मिला जुलाकर उपेंद्र कुशवाहा पद नहीं परिवर्तन की बात करता रहा है। हम पद की चिंता नहीं, परिवर्तन की चिंता करते हैं। हम बदलाव की चिंता करते हैं। वंचित समाज के लोगों को न्याय कैसे मिले, हम इसकी चिंता करते हैं। समाज के सभी वर्ग के लोग जो वंचित हैं, चाहे महादलित भाई हो, दलित भाई हो, अति पिछड़ा भाई हो, पिछड़ा भाई हो, अल्पसंख्यक समाज के लोग हों या सामान्य जाति के लोग हों, हम सब की बात करते हैं। जो भी वंचित है, जिसके साथ भी अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खात्मा की हम बात करते हैं। उसको समाप्त करके हम एक नया समाज बनाने की बात करते हैं। जगदेव बाबू के सपना के अनुकूल का समाज, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सपना के अनुकूल का समाज, और उससे थोड़ा पीछे चले जाइए तो भगवान बुद्ध के सपना के अनुकूल, ज्योतिबा फूले के सपना के अनुकूल, डॉक्टर अंबेडकर के सपना के अनुकूल, सबको समाहित करके जो विरासत बनती है आज की तारीख में, उसके अनुकूल बिहार के समाज का निर्माण हमारी पार्टी करना चाहती है। इसलिए हम आपसे ताकत चाहते हैं। आज परिसीमन हमारा विषय है। मीडिया के लोग कहते रहते हैं, कई मीडिया के लोगों ने कुछ दिन पहले मुझसे कहा कि परिसीमन को बिहार विधानसभा चुनाव में आप मुद्दा बनाएंगे क्या। लोग कहते हैं कि चुनाव है इसलिए आप परिसीमन को मुद्दा के रूप में उठा रहे हैं। हमने कहा कि भैया बिहार विधानसभा से क्या रिश्ता है उसका, चुनाव से क्या संबंध है उसका। तो मुद्दा क्योंकि राज्य के हित का मुद्दा है इसलिए हम उठा रहे हैं। और जैसा कि हमने कहा कि चुनाव के बाद भी हमारा अभियान जारी रहेगा। तो परिसीमन बहुत आवश्यक है। संविधान ने जो हमको अधिकार दिया था, डॉक्टर अंबेडकर साहब के नेतृत्व में जो गठित टीम थी, उस टीम ने जो अधिकार दिया था, उस अधिकार से हमको वंचित करने का प्रयास किया गया है पिछले 50 वर्षों से, और उसका खामियाजा बिहार भुगत रहा है। संविधान में व्यवस्था है, आजादी के समय जो संविधान हमको मिला, उस संविधान में यह बात लिखी हुई है कि प्रत्येक 10 साल पर देश में जनगणना होगी, और जनगणना में जो आंकड़ा आवेगा जनसंख्या के बारे में, उस आंकड़ा के आधार पर देश में चाहे संसद में सीटों की संख्या हो या राज्य की विधानसभाओं में सीटों की संख्या हो, उस जनसंख्या के आंकड़ा के आधार पर सीटों की संख्या प्रत्येक 10 साल की जनगणना के बाद तय की जाएगी। यह बात संविधान में लिखी हुई है। और संविधान की व्यवस्था के हिसाब से पहली बार आजादी के बाद 1951 में जनगणना हुई, उसके बाद परिसीमन हुआ, सीटों की संख्या बढ़ी। लोकसभा में भी 61 में जनगणना, उसके आंकड़ा के आधार पर फिर परिसीमन हुआ, संख्या बढ़ी। 1971 में जनगणना हुई, उसके आधार पर फिर परिसीमन हुआ, फिर संख्या बढ़ी। लेकिन 71 के बाद जब आपातकाल का दौर था, आज वोटर अधिकार क्या क्या करके राहुल गांधी जी यात्रा करके चले गए हैं। 1976 में कांग्रेस ने जब आपातकाल लागू किया था, आपातकाल की समाप्ति के बाद उस वक्त जो सरकार आई, उसने तमाम उस तरह के मुद्दों को बदलने का काम किया जो आपातकाल में बिहार के ऊपर, देश के ऊपर थोपने का काम कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस के लोगों ने किया था। लेकिन उसका एक अवशेष अभी भी बचा हुआ है। उसी समय 1976 में संविधान में परिवर्तन हुआ, जिस परिवर्तन के हिसाब से यह कहा गया कि अगले 25 साल तक परिसीमन का काम जनसंख्या के आधार पर नहीं होगा, मतलब परिसीमन को रोक दिया गया। 25 साल तक एक बार 76 में, उसके बाद फिर जब 25 साल पूरा होने वाला था तो फिर अगला 25 साल, 50 साल, 1976 से 50 साल, अब 50 साल की सीमा अब 26 में पूरी होने वाली है, पूरी होने वाली है। और फिर से परिसीमन का रास्ता संविधान के हिसाब से खुलने वाला है, खुलने वाला है। लेकिन हमको सचेत रहना है। हमको भरोसा है, हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर पूरा पूरा हमको भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से 50 वर्षों से बिहार और बिहार के अगल बगल के जो राज्य हैं,
परिसीमन को लेकर इनके खिलाफ जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को रोकने का काम निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी करेंगे। लेकिन इसी बीच साउथ के जो कुछ राज्य हैं, उन लोगों ने परिसीमन आगे न हो, परिसीमन का काम आगे भी रुका रहे, इस बात के लिए एक मोर्चा बना लिया है, एक प्लेटफॉर्म बना लिया है। और चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर, लगातार परिसीमन के खिलाफ लोग अभियान चला रहे हैं। तो मुझको लगा कि परिसीमन के खिलाफ मुखर होने वाले लोगों ने अपना प्लेटफॉर्म बना लिया है। अगर हम लोग चुप रह जाएंगे, बिहार चुप रह जाएगा। बिहार क्योंकि तमाम तरह के जो परिवर्तन इतिहास में हुए हैं, उसका वाहक मुख्य रूप से बिहार रहा है। इसलिए हमको लगा कि बिहार से इस आवाज को बुलंद करना चाहिए। और जो लोग भी चाहते हैं कि परिसीमन हम आगे नहीं होने देंगे, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करते हुए परिसीमन का रास्ता आगे निकले, इस बात के लिए हम चाहते हैं वातावरण बने। इसलिए हमने कार्यक्रम अपने हाथ में लेने का काम किया। तो संविधान की व्यवस्था के हिसाब से अगर जनगणना के आधार पे परिसीमन का काम निरंतर जारी रहता, तो पिछली जनगणना का जो रिपोर्ट है, सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट अभी वही है। 2011 2021 में जनगणना होनी थी, कोरोना के कारण विलंब हुआ है। लेकिन 2011 में जो जनगणना हुई, उसकी जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर अगर परिसीमन होता, तो हमारे बिहार में 40 लोकसभा क्षेत्र जो अभी वर्तमान में है, इसकी जगह कम से कम 60 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या होती। 60 हमारे बिहार के किसी भी पार्टी के लोग हों, जाकर संसद में, लोकसभा में सिर्फ 40 लोग अभी जाकर बिहार के हक की बात करते हैं। परिसीमन अगर हुआ रहता, जो पुरानी व्यवस्था संविधान में थी उसके अनुसार, तो अभी कम से कम 60 लोग एमपी बनकर लोकसभा में हमारे बिहार के होते और बिहार के हक की बात वहां करते। तो जहां 60 लोग होते, 40 लोग कर रहे हैं। योजना भी कई उस तरह की बनती है सरकारों के द्वारा, जितना लोकसभा क्षेत्र उस तरह से योजना, तो कम लोकसभा क्षेत्र तो कम योजना का लाभ, कम योजना का लाभ। यह अन्याय हो रहा है पिछले 50 वर्षों से। इस अन्याय को रोकना है कि नहीं रोकना है? इस अन्याय को रोकना है तो इस आवाज को और बुलंद करने का काम करना पड़े, इस आवाज को और बुलंद करने का काम करना पड़े। भाइयों और मित्रों, इसलिए समय कितना टाइम भाइयों और मित्रों, परिसीमन को लेकर कई तरह की भ्रांति भी फैलाने की कोशिश हो रही। जो लोग इसके विरोध में हैं, आप लोग जरा गौर से सुनिएगा। जो लोग विरोध में हैं, उनका तर्क क्या है? उनका तर्क है कि बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि को रोकने का काम नहीं किया, और हमने सरकार की जो योजना है, उस योजना के अनुसार फैमिली प्लानिंग अपने परिवार में किया और बर्थ कंट्रोल को हमने किया, जनसंख्या वृद्धि को रोकने का काम किया, जिसके कारण उनका कहना है कि हमारी आबादी कम हो गई। हमने सरकार के निर्देशों का पालन किया, इसलिए हमारी आबादी कम हो गई, और बिहार जैसे राज्यों ने उनका पालन नहीं किया, इसलिए उनकी आबादी बढ़ गई। अब तर्क उनका है कि हमने अनुपालन किया, हम अनुशासित रहे, तो इसकी सजा हमको मिल जाएगी कि हमारी संख्या कम हो जाएगी परिसीमन अगर हुआ तो, और जिन्होंने नहीं पालन किया उनकी संख्या बढ़ जाएगी। जिन्होंने किया उनको उनका नुकसान हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं पालन किया उनको प्रोत्साहन मिल जाएगा। यह उनका तर्क है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उनका तर्क सत्य से बिल्कुल परे है। कई लोग आपको भी मिलेंगे और इसी तरह का तर्क जो वहां के लोग तर्क देते हैं, आपको भी कहेंगे कि आपके नेता परिसीमन की बात करते हैं, लेकिन साउथ के राज्यों ने जनसंख्या रोकी, उसका नुकसान होगा, और यहाँ के लोगों ने बेतहाशा जनसंख्या बढ़ाई, इसका लाभ लीजिएगा। ये कहाँ का न्याय है? लोग कहेंगे। तो यह जो उनका तर्क है, जरा ठीक से समझिए, उनका तर्क बिल्कुल बेबुनियादी तर्क है।
भाइयों और मित्रों, उनकी जनसंख्या जब से देश में जनगणना का काम शुरू हुआ, आज़ादी के पहले का 150 साल 1881 में पहली बार तत्कालीन भारत की सरकार ने जनगणना कराने का काम शुरू किया था। तब से जनगणना आज़ादी के समय तक लगभग 150 साल में जो जनगणना की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के हिसाब से तब हमारी आबादी, बिहार और बिहार के अगल बगल के राज्यों की आबादी उस वक्त घट रही थी, बढ़ नहीं रही थी, घट रही थी। उनकी आबादी तब बढ़ रही थी। जो लोग आज कह रहे हैं कि हमने आबादी को कंट्रोल किया है, तो 150 वर्षों में उनकी आबादी बढ़ रही थी, लगातार बढ़ रही थी। 51 तक बढ़ा, 61 तक उनकी आबादी उनकी बढ़ी, और 71 में मामूली सा उसमें मामूली कमी आई। तो लगातार 150 साल से आबादी आप बढ़ा रहे थे। अगर लोगों के चाहने से ही आबादी बढ़ने का मामला है, जैसा लोग तर्क देते हैं दक्षिण के लोग, तो जब उनकी आबादी बढ़ रही थी तो 51 में उसका लाभ लिया, 61 में उनकी आबादी बढ़ रही थी तो उसका लाभ लिया, 71 में भी लाभ लिया, और 61 हमारी आबादी उस वक्त नहीं बढ़ी जब देश गुलाम था। सबसे ज़्यादा अंग्रेजों के शोषण के हम शिकार हुए। हर तरह से हमारे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, हम जो शिकार हुए, शोषण के शिकार हुए, हमारे यहाँ विकास की गाड़ी अवरुद्ध हो गई। हम शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गए, वहाँ विकास की गाड़ी आगे बढ़ते रही। वहाँ जो विकास का काम अभी भी ज़्यादा देख रहे हैं, उसके पीछे भी ऐतिहासिक कारण है। उनका विकास ज़्यादा हुआ, उनके यहाँ शिक्षा का प्रसार ज़्यादा हुआ। ऐतिहासिक कारण से हमारे यहाँ इसका अभाव रहा। तो उनकी आबादी जब बढ़ रही थी तब तो 61 में तो परिसीमन रोकने की बात उन्होंने नहीं की। उनको जब लाभ मिल रहा था तो परिसीमन उनके लिए ठीक था। 71 में जब लाभ मिला तो परिसीमन ठीक था, और शुरुआती दौर में हमारी आबादी कम थी। जब अब हमारी आबादी बढ़ रही है तो अब कह रहे हैं कि नहीं, अब तो भोज बंद हो जाएगा, भोज बंद हो जाएगा। मतलब कि जब पंगत में बैठकर वहां के लोग भोजन कर रहे थे तब तो पंगत जारी रहे, उनकी भी कोशिश थी। जब उनका पेट भर गया, जब हमारी बारी खाने की आई, तो कहते हैं कि अब पंगत बंद कर दो, अब भोज ही बंद हो जाएगा। तो भाइयों और मित्रों, यह आबादी वाला जो तर्क है पूर्णतः उनका गलत तर्क है। शुरुआत में उनकी आबादी बढ़ी, अब हमारी आबादी बढ़ रही है। उनको लाभ पहले मिला, अब हमको लाभ मिलना चाहिए। और जहां तक सरकारी उपाय से आबादी के नियंत्रण की बात है, तो यह भी उस रूप में नहीं है जिस रूप में सामान्य तौर पे उसका अर्थ लगाया जाता है। कोई भी व्यक्ति, कभी भी कोई माता पिता अपने बच्चा को यह सोचकर जन्म नहीं देता है कि हमारा बच्चा जन्म लेगा तो हमारे राज्य की आबादी बढ़ेगी और परिसीमन में लोकसभा क्षेत्र की संख्या बढ़ेगी। यह सोचकर कोई अपने बच्चों को जन्म नहीं देता है। यह बात ठीक है कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने का काम करना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि एक बड़ी समस्या है, संसाधन सीमित है, जनसंख्या बेतहाशा बढ़ रही है, इसको रोकने का काम करना चाहिए। लेकिन यह सरकारी उपाय से नहीं रुक सकता है, यह सोच से। आदमी के अंदर अगर सोच होगी कि 4 बच्चे होंगे तो पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होगी, 2 बच्चे होंगे तो पढ़ाई लिखाई में आसानी होगी, कम बच्चा होगा तो विकास परिवार का ज़्यादा होगा, ज़्यादा बच्चा होगा तो परिवार का विकास कम होगा। यह सोच जब उसके अंदर आएगी तब जाकर वह सरकारी उपायों का भी उपाय करेगा। सोच नहीं आएगी तो सरकार के करने से यह काम कतई नहीं होने वाला है। दक्षिण में उनके अंदर सोच पहले आई क्योंकि लोग शिक्षित हुए, उनको अवसर मिला। हमारे यहाँ अब लोग शिक्षित हो रहे हैं, नहीं शिक्षित लोग थे, गरीब लोग, गांव में जो शिक्षा नहीं थी जहां, और आज भी जहां नहीं है, वहां किसी परिवार में चले जाइए और पूछिए कि बच्चों की संख्या बढ़ रही है, तो कहेगा कि इससे क्या दिक्कत है, यह तो भगवान की देन है। 2 बच्चा है तो मजदूरी 400 रुपया रोज कमा कर लाता है, 3 बच्चा होगा तो 600 रुपया कमाएगा। तो उनकी सोच यही तक है, क्योंकि विकास के रास्ते में पीछे हैं, शिक्षा उनको नहीं मिल पाई है। शिक्षित होंगे, विकास में आगे बढ़ेंगे तो उनको भी इसकी आवश्यकता महसूस होगी, और तब जाकर उनको जैसे शिक्षा पहले मिली तो उनके दिमाग में यह बात पहले आई, हमारे यहाँ लोगों को शिक्षा मिलेगी
विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे तो हमारे यहाँ के लोगों के मन में भी यह बात आएगी कि हमको अब जनसंख्या नहीं बढ़ाने का काम करना है। तो यह सोच व्यक्तिगत स्तर पर उत्पन्न कैसे हो, इसका वातावरण बनाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को इंतजाम करना पड़ेगा, इसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा, वरना सीधे कार्यक्रम देने से जनसंख्या नहीं रुकेगी। यही कारण है कि हमारे यहाँ जनसंख्या अब तक ठीक से नहीं रुक पाई है। लेकिन शिक्षा बढ़ने से कैसे जनसंख्या रुकती है? एक सर्वे बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, एक सर्वे बिहार में है, एक अध्ययन है। उस अध्ययन के हिसाब से कोई अशिक्षित महिला मां बनती है और कोई मैट्रिक पास महिला मां बनती है तो बच्चा जन्म देने का रेट, जो मैट्रिक पास महिला है उनके यहाँ बच्चा को जन्म देने का रेट कम हो जाता है। अशिक्षित महिला नहीं सोचती, मैट्रिक पास कर जाती है, मां बनती है तो सोचती है कि हमारा बच्चा कम होना चाहिए, तो संख्या कम हो रही है। एक सर्वे है कि मैट्रिक पास लड़की जब मां बन रही है तो उनके यहाँ जन्म दर कम हो रहा है। इंटर पास कर जाती है तो उनके यहाँ और थोड़ा रुक जा रहा है। तो जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, विशेषकर महिलाओं में प्रचार प्रसार हो रहा है, वैसे वैसे उस काम में हम भी प्रगति कर रहे हैं, हम भी आगे बढ़ रहे हैं। तो इतिहास में जो गड़बड़ी हुई है उस गड़बड़ी के चलते हमको सजा नहीं मिलनी चाहिए। आगे ऑटोमेटिक जो अब शिक्षा आ रही है तो जनसंख्या हमारी रुकेगी। उस समय जो भी परिसीमन के चलते जो कुछ भी जिस राज्य को मिलेगा ठीक है, लेकिन आज परिसीमन हो इसकी जरूरत है, नहीं हो रहा है, यह अन्याय है। इस अन्याय के खिलाफ इसीलिए हमने अभियान छेड़ने का काम किया है। तो आप सब लोगों से बार बार आग्रह है कि सब लोग मिलकर इस काम में आगे बढ़िए। हम फिर दोहराएंगे कि हमको पूरा भरोसा है कि परिसीमन का काम अगले साल जो जनगणना होने वाली है उसके आधार पर भारत की सरकार निश्चित रूप से करेगी। भारत सरकार खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा है। भरोसा इसलिए भी है, एक उदाहरण आप सब लोगों के सामने, कई लोग थे जो कभी नहीं, कल्पना भी नहीं करते थे, जब जातीय जनगणना की बात होती थी तो कोई कल्पना भी नहीं, अधिकांश लोग कल्पना नहीं करते थे अपने राज्य में और बाकी जगह भी कि बीजेपी की सरकार, बीजेपी के प्रधानमंत्री और जातीय जनगणना कराने का निर्णय केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री लेंगे। बहुत लोगों को लगता था कि ना, यह काम हो ही नहीं सकता है, भारतीय जनता पार्टी यह काम कर ही नहीं सकती है। अरे भारतीय जनता पार्टी वह भारतीय जनता पार्टी है जिसके नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, और नरेंद्र मोदी जी हैं तो किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। तो जिन लोगों ने कल्पना की थी, जो लोग कुछ भी आशंका व्यक्त कर रहे थे, उनको मुंह की खानी पड़ी होगी जब भारत की सरकार ने जातीय जनगणना कराने का हमारे प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया तो सब लोगों की आंखें खुल गई कि भारत की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी सामाजिक न्याय के लिए हर आवश्यक काम कर सकते हैं, कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारे जैसे लोगों का भरोसा उनके ऊपर है और इसी भरोसा के कारण हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि परिसीमन का काम भी केंद्र सरकार सकारात्मक ढंग से अपने हाथ में लेगी और यह काम भी आगे होगा। लेकिन हमको अपना अभियान जारी रखना पड़ेगा। फिलहाल विधानसभा का चुनाव होना है। कई लोगों के मन में इस विधानसभा चुनाव को लेकर भी सवाल रहता है। भाई और मित्रों, एनडीए के पक्ष में वातावरण है। आप सब लोगों से भी आग्रह है कि एनडीए के पक्ष में वातावरण जो है उसको और तेज करिए और मजबूती दीजिए। भारत की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर जो काम कर रही है, बिहार के सामने ऐसा सुनहरा मौका, शायद अगर चूक गए तो कभी ऐसा मौका नहीं आएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और भारत विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब बिहार विकसित राज्य बनेगा। तो बिहार के विकास की दिशा में दोनों सरकार मजबूती से काम कर रही है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने निरंतर काम किया है, हर तरह से काम किया है, बताने की जरूरत नहीं है। अभी हाल के दिनों में जो कुछ निर्णय हुए हैं, उन निर्णयों के कारण तो विपक्षी पहले ही से चारों खाने चित हो गया है। पेंशन की राशि को बढ़ाने का काम करना,
बिजली फ्री करने का काम करना, मानदेय, कई समूह का मानदेय बढ़ाने का काम करना, तो यह सब काम और बाकी भी सड़क बनाना हो, बिजली का काम हो, निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी हर तरह से कर रहे हैं। तो इसलिए दोनों सरकार मिलकर अच्छा काम कर रही है। तो हम अभी तक जितने काम हुए हैं, हो रहे हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री जी का भी हृदय से, इस मंच से अपनी पार्टी की ओर से धन्यवाद करते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं। और आपसे अंत में आग्रह करते हैं कि आप सब लोग जाइए और एनडीए के पक्ष में माहौल बनाइए, वातावरण बनाइए, ताकि जो लक्ष्य हमारा है फिर से एनडीए की सरकार बने, एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाने में हमको कामयाबी मिले। विपक्ष के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए अनर्गल बातों को लेकर आपके बीच आएंगे। अभी एसआईआर का मुद्दा लाया, कोई मुद्दा ही नहीं है। एसआईआर का मुद्दा, जीरो से राहुल गांधी जी की यात्रा की शुरुआत हुई थी और जीरो पर जाकर उनकी यात्रा समाप्त हो गई है, कोई मतलब नहीं है। एसआईआर के नाम पर बिहार की जनता को बरगलाने चले थे, लेकिन बिहार की जनता नहीं बरगलाने वाली है। और आरजेडी का तो कहना ही क्या है, आरजेडी का कहना ही क्या है। इनको तो न कोई विकास से लेना देना है और न इनको और कोई बात से लेना देना है। तो कुछ भी अनर्गल बात, और कभी गंगा किनारे जाकर डांस कर लेने से कोई मुख्यमंत्री बन जाए तो सबसे बड़ा डांसर भारत का प्रधानमंत्री बन जाए, सबसे बड़ा डांसर भारत का प्रधानमंत्री बन। अरे भाई, आप अपनी छवि भी जरा ठीक रखिए। क्या लफुआ की तरह डांस करते हैं? डांस करने की कोई जगह हो उस तरह से तो कीजिए, एंजॉय कीजिए, इस पर रोक नहीं है। नाचना कोई बुरी चीज नहीं, नाचना बुरी चीज नहीं है, लेकिन जिस तरह से लफुआ की तरह प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपकी खुद की छवि भी गलत जा रही है। भाई, आप उम्र में छोटे हो इसलिए सजेशन भी दे रहे हैं, छवि को बना के रखो, बचा के रखो। अभी तो कहीं से कोई दाल नहीं गलने वाली है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, रहेंगे तो किसी की कोई दाल नहीं गलने वाली है। विपक्ष लाख छटपटा ले, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन उन लोगों का काम ही यही है, कुछ अनर्गल बात बोलेंगे और बिहार की जनता को बरगलाने का प्रयास करेंगे। भाई और मित्रों, आपसे आग्रह है कि बिहार की जनता के बीच में आप सब लोग रहते हैं, तो बरगलाने वालों से सचेत कर लीजिए, उसको समेट लीजिए। दुनिया की कोई ताकत एनडीए को शिकस्त देने का काम नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है। हम तो यह कहते हैं कि जो रिजल्ट हुआ लोकसभा में उससे कई गुना बेहतर रिजल्ट विधानसभा में होगा। और लोकसभा में भी रिजल्ट हुआ, ठीक हमारे एक साथी बोल रहे थे, जहां कहीं भी एनडीए हारा विपक्ष के चलते नहीं हारा। एनडीए जहां भी हारा विपक्ष के चलते नहीं आ रहा। हमारी टीम में ही कुछ लोग थे जो अपने ही तरफ गोल करने में लग गए, इसके चलते हमारी टीम हार गई। अब सेल्फ गोल कीजिएगा तो एनडीए तो हारेगा। तो सेल्फ गोल करने वालों से सावधान। हम उनको कहना चाहते हैं, भैया मुख्यमंत्री बनने के लिए जब सरकार बनेगी, अभी तो नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, तो उस दौर में होकर अपने को कुछ उस रूप में सोच करके क्या जरूरत, सरकार बनाइए। सेल्फ अपने टीम के लिए गोल मत कीजिए, अपने टीम के तरफ ही गेंद को मत भेजिए, मजबूती से काम कीजिए। एनडीए अगर पूरी मजबूती के साथ, जो वोट का बिखराव हुआ पिछले चुनाव में, उस बिखराव को यदि रोक ले, एनडीए अपना वोट को एक साथ कर ले, अगर कर लिया होता लोकसभा चुनाव में भी, तो कोई सीट लोकसभा चुनाव में भी हम लोग नहीं हारते। विधानसभा चुनाव के लिए और कोई बात नहीं, सिर्फ इसी स्ट्रेटजी को अपनाना है और हम लोग अपनाएंगे। आपको भी भरोसा दिलाना चाहते हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक मजबूत पार्टनर के रूप में, सीटों की संख्या कम होना ज्यादा होना हमारा विषय नहीं, लेकिन एक मजबूत पार्टनर के रूप में एनडीए में देश के स्तर पे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार के स्तर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक मोर्चा खड़ा है। हम सब लोग मिलकर एनडीए के बीच में, हम सब लोग मिलकर जो पुरानी गलती हुई है उससे सबक लेकर इस बार ये स्ट्रेटजी इतनी मजबूत बनाएंगे, इतनी अच्छी रणनीति बनाएंगे कि कहीं से
विपक्ष की कोई दाल नहीं गलेगी, लोग देखते रह जाएंगे और एनडीए 225 के लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेगा। हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। तो आइए आप सब लोग मिलकर इस काम में सहयोग कीजिए, इन मुद्दों को लेकर जाइए, जनता के बीच में जाइए। और चुनाव की घोषणा अब तो कुछ दिनों के बाद ही होने वाली है। चुनाव की घोषणा होने वाली, चुनाव की घोषणा होगी। पूरे तौर पे हमारी पार्टी भी तैयार है, पूरे तौर पे जब व्हिसिल बजे हम लोग मैदान में कूदने के लिए अब तैयार है, हमारी पार्टी तैयार है। तो सब लोग उसी मोड में रहिए और जहां से जिस पार्टी का भी एनडीए गठबंधन में उम्मीदवार हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, सिर्फ एनडीए देखिए और एनडीए में जिस पार्टी का उम्मीदवार हो उसका चुनाव चिन्ह देखिए और उसको देख करके आप सब लोग मतदान कीजिए, मतदान करवाइए, ताकि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत हो पाए, हमारे मुख्यमंत्री जी का हाथ मजबूत हो पाए, एनडीए के घटक दल के जो दूसरे नेता हैं सबका हाथ मजबूत हो पाए। और उन लोगों के हाथ की मजबूती का मतलब उपेंद्र कुशवाहा का भी हाथ मजबूत हो पाए, यही आग्रह आप सब लोगों से है। और इन्हीं शब्दों के साथ फिर से हम अपने मित्र साथी जिन लोगों ने दिन रात मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है, हमारे मंच पर उपस्थित बहुत सारे नेता हैं। अब नाम लेंगे तो कुछ लोगों का नाम छूट जाएगा और जिनका नाम छूट जाएगा तो नाराज हो जाएंगे, इसलिए नाम नहीं लेंगे। लेकिन बहुत सारे नेता हैं जिन लोगों ने दिन रात मेहनत करके, रात रात भर जग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है। मैं अपने तमाम नेता साथियों का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। और आप सब लोग जिला अध्यक्ष हों, दूसरे साथी हों, प्रखंड में, गांव में, जिला में, सब जगह आप लोगों ने भी बहुत मेहनत की है और मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। हो सकता है आपको कहीं कोई परेशानी हुई होगी इस यात्रा के क्रम में, खाने में कोई कमी रह गई होगी, आने में कोई कष्ट हुआ होगा, बाकी और में काम में कुछ आपको दिक्कत हुई होगी, तो इसको क्षमा कीजिएगा और मजबूती से जाइए। मैं आप सभी का भी इस योगदान के लिए, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत 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 धन्यवाद करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से एक बार जगदेव बाबू का स्मरण करते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब के चरणों में सर झुकाते हुए और मोहम्मद साहब का भी स्मरण करते हुए, उनको याद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।